अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे से काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे प्रोफेशनल ने पाकिस्तान से बाहर मूव किया है जॉब की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में। इसके हवाले से मैं कुछ वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूं और जो भी मेरा एक ओवरऑल थॉट है, जो भी मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन है या जो मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, उसके हवाले से मैं बात कर चुका हूँ कि उसमें किस तरह की चीज़ों को, किस एंगल को देखना चाहिए और ओवरऑल उससे मुल्क का फ़ायदा हुआ है या उसका नुकसान हो रहा है। अगर वो किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो जाके चैनल के ऊपर वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्योंकि यूएसए के अंदर रहता हूँ, यहाँ पिछले 7 सालों के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड मैंने किया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ यूएस के स्पेसिफिक बात करूँगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है, और आई थिंक काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं अमेरिका आने में, क्योंकि अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है, तो यहाँ आने में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। लोगों को चाव नज़र आता है, ये अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो लोगों को फैसिनेट करता है, तो यहाँ आने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो यूएस आना चाहते हैं और वो यूएस एक अच्छे तरीके से आना चाहते हैं, एक जायज़ तरीके से, एक सही रास्ते से आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या पॉसिबल वेज हैं, उस चीज़ के हवाले से मैं इस वीडियो के अंदर आपसे बात करूंगा। आजकल के टाइम में मैं 2024 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, यूएसए आने की जो सबसे बेहतर वीज़ा कैटेगरी है उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन है, जिनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उनके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, एटलीस्ट बैचलर्स की क्वालिफिकेशन है, तो उनके लिए जो सबसे बेहतर वीज़ा कैटेगरी है वो EB2 NIW की कैटेगरी है। क्योंकि इस कैटेगरी को यूज़ करके बगैर किसी जॉब ऑफर के, बगैर किसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हुए आप खुद जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप यूएसए की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से पर्सनली ये सबसे बेहतर वीज़ा कैटेगरी है किसी भी प्रोफेशनल के लिए जिसके पास एक अच्छा स्किल सेट है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है। तो इस वीज़ा कैटेगरी को यूटिलाइज करके यूएस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको EB2 NIW की जो वीज़ा कैटेगरी है उसके हवाले से कुछ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके हवाले से एक ओवरऑल आइडिया दूंगा कि इसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, इसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस हवाले से इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके हवाले से जानने में, एक ओवरऑल बेसिक आइडिया लेने में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर आपको अगर फर्दर डिटेल चाहिए, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में चीज़ें सीखनी है, जाननी है, तो आप खुद जाके और रिसर्च कर सकते हैं uscis.gov की वेबसाइट के ऊपर। और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मौजूद है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो इन सारी चीज़ों के हवाले से काम करते हैं, तो उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ख़ुद भी फर्दर गूगल के ऊपर जाके भी रिसर्च कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मैं आपको उन सारी चीज़ों के हवाले से एक ओवरऑल बेसिक आइडिया दे दूंगा ताकि आपको इस चीज़ के हवाले से एक ओवरऑल आइडिया हो जाए, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हवाले से पता चल जाए। फिर आपको अगर इन डेप्थ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो आप खुद जाके अपने तौर पर भी रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये जो EB2 वीज़ा कैटेगरी है इसके अंदर 2 सब कैटेगरीज हैं। पहली है एडवांस डिग्री और दूसरी है एक्सेप्शनल एबिलिटी। इन दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, इन दोनों का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूं। जो मैंने uscis.gov की वेबसाइट से लिया है वो आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा, आप खुद जाके भी पढ़ सकते हो। मैं आपको इसका एक ओवरऑल आइडिया भी दे देता हूं और ऊपर से एक्सप्लेन भी कर देता हूं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। अच्छा, जो पहली सब कैटेगरी है एडवांस डिग्री की, आई थिंक ये ज़्यादा रेलेवेंट है, ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरी, और इसके अंदर ज़्यादातर लोग फॉल कर सकते हैं और इसके थ्रू ज़्यादातर लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो एडवांस डिग्री की कैटेगरी है इसमें जो रिक्वायरमेंट है या इसका जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है कि अगर किसी के पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी बैचलर्स डिग्री है एटलीस्ट उसके पास, और साथ ही साथ उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो इन दोनों चीज़ों को दिखा सकता है, शो कर सकता है, एविडेंस प्रोवाइड कर सकता है, प्रूफ कर सकता है अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, अपनी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, और अपनी जो भी उसका एक्सपीरियंस है किसी एम्प्लॉयर के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पिछले 5 सालों का वो एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड प्रोवाइड कर सकता है, तो वो इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकता है EB2 वीज़ा कैटेगरी के लिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के, इन सारी चीज़ों का प्रूफ प्रोवाइड कर दे, अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा के, प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करके, जो कि
I-140 फॉर्म है। I-140 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके थ्रू आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आप एडवांस डिग्री की सब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो ये है। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी दिखा चुका हूँ, दोबारा देख लें। उसके अंदर कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, जो दूसरी सब कैटेगरी है थोड़ी सी मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा जो स्किलफुल लोग होंगे, बहुत ज़्यादा जो क्वालिफाइड लोग होंगे, जिनके पास कुछ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ होंगी, जैसे पीएचडी डॉक्टर्स हैं या कुछ और हैं। इस कैटेगरी के लोग हैं जो हाई फाई लोग होते हैं, जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और वो ये प्रूव कर सकते हैं कि उनके पास ये एक्सेप्शनल एबिलिटी मौजूद है। उनके पास तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास लाइसेंस है उस फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करने का, उनके पास मेंबरशिप है, उनके पास ये मेंबरशिप है उस अपनी फील्ड के हवाले से, और वो ये प्रूव कर सकते हैं कि उनकी इस एक्सेप्शनल एबिलिटी से यूएसए को फ़ायदा होगा। तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर जाके अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उनके भी चांसेस हैं कि उनका वीज़ा प्रोसेस हो जाए, अप्रूव हो जाए इस कैटेगरी के अंदर। तो एडवांस डिग्री हो गई और एक्सेप्शनल एबिलिटी हो गई, ये दो कैटेगरीज हैं जिसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडवांस डिग्री वाला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग फॉल कर सकते हैं। अगर उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम बैचलर्स की डिग्री है, तो ये सारी चीज़ों को वो यूटिलाइज करके इस एडवांस डिग्री के अंदर फॉल करेंगे और अपनी एप्लीकेशन वो फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन, अपना केस फाइल करते हो तो उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, डिफरेंट वीज़ा टाइप के लिए डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो ये जो EB2 NIW की जो वीज़ा कैटेगरी है, इसके लिए जो फॉर्म है वो है फॉर्म I-140। फॉर्म I-140 को यूटिलाइज करके इसके ऊपर आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हो और अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, इस हवाले से जो मेरा ओपिनियन है या जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर कोई इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो उसको चाहिए कि जो उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो डिग्रीज हैं, उनको वो अटेस्ट करवा ले, सर्टिफाई करवा ले, उनकी इक्विवेलेंसी ले ले। यहाँ यूएस के अंदर जो एजेंसीज होती हैं जो इक्विवेलेंसी देती हैं, जो इवेल्युएट करती हैं आपके क्रेडेंशियल्स को, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को, आपके सर्टिफिकेट्स को, डिग्रीज को, वो आप फाइंड आउट करें और उनके थ्रू अपनी जो डिग्रीज हैं, आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, को आप इवेल्युएट करवा लें और उनकी इक्विवेलेंसी ले लें कि वो यूएस के हिसाब से कितने बनते हैं, कितने क्रेडिट आवर्स बनते हैं, किस डिग्री के वो इक्विवेलेंट हैं। तो वो आपको एक रिपोर्ट इशू करते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल आ रही होती है कि आपके पास पाकिस्तान का जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, जो आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी डिग्रीज हैं, वो यूएस के इक्विवेलेंसी पे कितना उतरती हैं, यानी यूएस में वो किस चीज़ के बराबर हैं। तो उसके ऊपर वो आपको एक रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट को आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के सबमिट करवा सकते हो। तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान होंगी और फ़ायदा होगा, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और बाकी आप खुद भी जाके रिसर्च कर सकते हैं कि और किस किस तरीके का पेपर वर्क आप कर सकते हैं ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, जो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करवाओगे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। अच्छा, एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हो, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन, अपना जो पिटीशन है, अपना केस है, वो फाइल करते हो, तो अगर आपका ये केस अप्रूव हो जाता है और आपको ये वीज़ा मिल जाता है इस कैटेगरी के अंदर, तो ये वीज़ा आपको परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस देगा, यानी आपको ग्रीन कार्ड इश्यू हो जाएगा। तो आप एक तरह से यहाँ के रेजिडेंट बन सकते हो इस वीज़ा कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करके। अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है, आपको ये वीज़ा इश्यू हो जाता है। जब आपको परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस मिल जाएगा तो साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के लिए भी, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए भी साथ में अप्लाई कर सकते हो और उनका केस भी प्रोसेस करवा सकते हो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई प्रोफेशनल है, वो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क यूएसए के अंदर मूव हो रहा है, तो वो अपना केस प्रोसेस करवाने के साथ साथ अपने बीवी बच्चों का केस भी प्रोसेस करवा सकता है और उनको भी अपने साथ बैरून मुल्क लेके जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव होगे। इसमें और फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको देखना पड़ेगा, जिनको इवेल्युएट करना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं और टाइम पीरियड थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इसके हवाले से टाइम पीरियड
सर्टिफिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ इसके साथ आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया के तौर पे बता दी। इसका आपको बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता दिया। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको चाहिए कि वो खुद जाके और रिसर्च करें, डिटेल में चीज़ों को देखें, इवैल्यूएट करें। खासकर जो uscis.gov की वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं। ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, ये यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट्स बनाते हैं और वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। इस कैटेगरी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं, तो उनको भी चेकआउट किया जा सकता है। मेरा मकसद था एक आपको ओवरऑल आइडिया देना, इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो बताना, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाना। अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई इस चीज़ के हवाले से जानना चाहता है, तो उसको इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसको वो यूटिलाइज कर सके आगे फर्दर डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है भाई, तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ों के हवाले से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।